हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। और हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी के बारे में भी पढ़ा था, डिस्कशन किया था। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी यू? इंटरनल एनर्जी यू, है ना। ये और इसके बारे में ये पढ़ा था कि दिस कैन बी चेंज बाय टू मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, है ना। यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे हो सकता है? हीट के द्वारा, जो एनर्जी ट्रांसफर हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, और बाय द वर्क डन। अगर वर्क किया जाए तो उस केस में भी इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन चेंज। इंटरनल एनर्जी, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक्चुअली व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली जो इंटरनल एनर्जी होती है सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। बट क्या होता है, अगर अपन मान लें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये यदि बहुत कम है, स्मॉल होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल, तो उस केस में कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और अब ये इंटरनल एनर्जी एक्चुअली कैसे चेंज हो सकता है ये भी देखा था हम लोगों ने। तो मोड्स ऑफ, क्या टू मोड्स हैं बाय विच वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाई करके या वर्क करके, है ना। इंटरनल एनर्जी हीट और वर्क के द्वारा चेंज किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं एक्चुअली कि मान लें कि डेल क्यू इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, है ना। डेल क्यू क्या है? हीट सप्लाइड है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। ठीक है। डेल क्यू इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग्स। एंड डेल डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर है डेल डब्ल्यू। एंड डेल यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डेल यू अगर रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है। डेल यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, del q is the heat supplied, del w is the work done, and del u is the change in internal energy. Then जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके अनुसार क्या होगा? डेल क्यू ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड हुआ, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। यानी जो हीट सप्लाइड हुआ एक्चुअली हीट सप्लाइड, दिस विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ठीक है। डेल क्यू क्या है? हीट सप्लाइड, दिस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। ठीक है। एक्चुअली सिंपली दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और यही कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है एक्चुअली? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है कि जो हीट सप्लाई किया जाएगा, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, दिस इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द वर्क
work done by the system on the surrounding. That is del Q is equal to quantity of heat जो देंगे वो किस में होगा, एक्चुअली वो चेंज करेगा इंटरनल एनर्जी और वर्क डन करेगा, है ना। ठीक है, तो क्या कह रहा है एक्चुअली कि सिंपली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो भी हीट हम लोग सप्लाई करेंगे वो क्या होगा, ये दो फॉर्म में आएगा, है ना। ठीक है, अब इसको अनदर फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं, दैट इज डेल क्यू माइनस डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू डेल यू। ठीक है, यानी इंटरनल एनर्जी के टर्म में यदि लिखें तो डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एंड माइनस ऑफ वर्क डन। ठीक है, बात समझ में आई, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू। ठीक है, अब जो सिस्टम है एक्चुअली सिस्टम वो क्या है, सिस्टम जा सकता है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, और उसके कई तरीके हो सकते हैं, है ना। सिस्टम यदि मान लो कोई इनिशियल स्टेट में है सिस्टम, है ना, एंड ये सिस्टम जा सकता है फाइनल स्टेट में, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। इसके नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, है ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, चेंज अगर करना चाहें अपन स्टेट ऑफ ए गैस, है ना, स्टेट ऑफ ए गैस में क्या फंक्शन था, P1 V1 प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो यदि चेंज करना चाहें स्टेट ऑफ ए गैस फ्रॉम P1 V1 टू P2 V2, P1 V1 टू P2 V2, यानी इनिशियल स्टेट में उसका प्रेशर था P1 और वॉल्यूम है V1, और फाइनल स्टेट में उसका प्रेशर हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया V2, है ना। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो या तो प्रेशर को कांस्टेंट रख लें, है ना, P को कांस्टेंट रख लिया, प्रेशर कांस्टेंट मतलब P1 को कांस्टेंट रखा, और जो वॉल्यूम है V1 इस वॉल्यूम को चेंज किया, V1 को चेंज किया V2, तो अब क्या हो गया, ये दूसरे स्टेट में हो गया P1 V2। ठीक है, अपने को जाना क्या है, P1 V1 से इस गैस का स्टेट चेंज करना है, जहाँ प्रेशर हो जाए P1 चेंज हो जाए P2 में, वॉल्यूम V1 V2 में। तो पहले क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखा दैट इज P1 कांस्टेंट है, अब वॉल्यूम V1 को चेंज करेंगे V2 से, तो अब क्या हो गया, कौन सा स्टेट में चला गया, P1 V2। अब अगेन अब यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो सॉरी वॉल्यूम को तो चेंज किया था, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट सही है ना, वॉल्यूम कितना आ गया है V2, और अब प्रेशर को चेंज करेंगे फ्रॉम P1 टू P2, अब P1 क्या हो गया P2। ठीक है, तो ये था इनिशियल स्टेट P1 V1 से कहाँ गए P2 V2 स्टेट जब चेंज किया जाए गैस का, यानी पहले प्रेशर कितना था P1 वॉल्यूम V1, फाइनल स्टेट है P2 V2, तो पहले क्या करेंगे, कई वेज हो सकते हैं, नंबर ऑफ वेज आर देयर, है ना, इसको कई वे में कर सकते हैं। कैसे, पहले प्रेशर को कांस्टेंट किया P कांस्टेंट, तो P1 था P1 ही रह गया, और वॉल्यूम को चेंज किया V1 हो गया V2। ठीक है, V1 हो गया V2। नाउ फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे, ये जो V2 हो गया है V2 ही रहेगा। नाउ प्रेशर को चेंज करेंगे फ्रॉम P1 टू P2, तब फाइनल स्टेट क्या हो गया P2 V2, है ना। तो अल्टरनेटिवली भी हम लोग कर सकते हैं, पहले हम लोगों ने क्या किया था, प्रेशर को कांस्टेंट किया, पहले क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा एंड वॉल्यूम को चेंज किया, प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज, फिर सेकंड में वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर चेंज। या हम लोग उल्टा भी कर सकते थे कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें प्रेशर को चेंज करें, है ना, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें,
यानी ये V1 ही रहता, प्रेशर को चेंज कर देते, ये हो जाता P2 V1। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम को चेंज करेंगे, तो प्रेशर P2 ही रहता, वॉल्यूम को V1 टू V2, तो फाइनल स्टेज में यूं पहुंच गए, है ना। तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने के लिए देयर इज अ नंबर ऑफ वेज, कई रास्ते होते हैं। ठीक है, अब u क्या है, एक्चुअली u है स्टेट वेरिएबल, u इज स्टेट वेरिएबल। जो इंटरनल एनर्जी है ये हम लोगों ने देखा था, इसको बोलते हैं दिस वन इज स्टेट वेरिएबल। यानी स्टेट वेरिएबल का क्या मतलब होता है, u को क्या कहा, दिस इज स्टेट वेरिएबल, यानी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल u, है ना, ये डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर, और ये पाथ टेकन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन है, यानी ये डिपेंड करता है किस पर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, और पाथ इंडिपेंडेंट होता है, दिस वन इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जबकि ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा अभी क्या, डेल यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ये देखा था रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई एंड वर्क डन। ये एक्चुअली क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये मैथमेटिकल फॉर्म है, एंड दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये, है ना। तो इसमें क्या कहा कि जो इंटरनल एनर्जी है यू, ये स्टेट वेरिएबल है, यानी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल यू, ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। बट दूसरी ओर ये डेल क्यू एंड डेल डब्ल्यू ये दोनों ही पाथ पर डिपेंड करता है ना। बट इसका जो डिफरेंस है फिर वो क्या हो जाएगा, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्या कहा, डेल क्यू एंड डेल डब्ल्यू, है ना, ये पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखा अपन ने कि एक्चुअली जो डिफरेंस है इसका डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना। क्योंकि डेल यू क्या है, डेल यू पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल फाइनल स्टेट पर करता है। बट डेल क्यू एंड डेल डब्ल्यू ये दोनों ही पाथ डिपेंडेंट है, लेकिन इसका जो डिफरेंस है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट, है ना। ठीक है, तो सिस्टम एक्चुअली क्या है, ये बताता है कि जो सिस्टम है ना, तो सिस्टम थ्रू प्रोसेस, मान लो जिसमें इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो, वह सिस्टम जिसमें कि अगर चेंज करते हैं अपन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, है ना, सिस्टम को उस प्रोसेस से ले जाया गया, है ना, ताकि जो चेंज है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो जीरो है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, एक्चुअली इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, है ना, और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ऐसे प्रोसेस को एक्चुअली बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। दो तरह के प्रोसेस है मेनली, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, है ना। आइसोथर्मल मीन्स जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, और एडियाबेटिक होता है जिसमें कि हीट कांस्टेंट होता है ना, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर यदि कांस्टेंट होगा यानी आइसोथर्मल,
जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है यदि आइडियल गैस का, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, इस केस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल मीन्स थर्मल टेम्परेचर सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। उस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। और जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया तो इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि डेल क्यू बराबर होगा डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। दैट इज जो भी हीट सप्लाई किया जाएगा सिस्टम को वो इंटायरली यूज हो जाएगा किसमें, वो वर्क में यूज हो जाएगा, है ना। ठीक है, जो भी यदि यदि डेल यू जीरो है, डेल यू कब जीरो होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा तो उस केस में जो भी क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई किया जाएगा वो यूज हो जाएगा, कंप्लीट जो इंटायर हीट है वो यूज हो जाएगा एक्चुअली वर्क डन में, है ना। ठीक है, बात आ रही समझ में। उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कि गैस है ना, सिस्टम क्या है, गैस है, और गैस इंक्लोज्ड है एक सिलेंडर में, और इसमें पिस्टन लगा हुआ है ना। कैसा पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, यानी ये मूव कर सकता है, और इस सिलेंडर के अंदर गैस इंक्लोज है ना। सिस्टम क्या है, सिस्टम गैस है जो कि एक सिलेंडर में रखा हुआ है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है जो कि मूवेबल है ना। तो क्या होगा, गैस गैस ये वर्क करेगा, गैस विल डू द वर्क, गैस वर्क करेगा पिस्टन को मूव करने में, है ना। गैस वर्क करेगा तो क्या होगा, पिस्टन मूव होगा, है ना। तो एक्चुअली वर्क डन जो हम लोग निकालेंगे, वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्चुअली वर्क डन अपने क्या निकालना है, वर्क डन व्हेन योर गैस इज इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विथ अ मूवेबल पिस्टन, कोई मूवेबल पिस्टन है, तो जब इसके अंदर गैस इनक्लोज्ड है सिलेंडर में तो ये गैस क्या करेगा, गैस वर्क करेगा। इसके द्वारा जब वर्क डन होगा, किसमें वर्क करेगा, इन मूविंग द पिस्टन, पिस्टन को मूव करने में गैस वर्क करेगा। और इस वर्क डन के लिए क्या फार्मूला होगा ये हम लोग डिराइव करेंगे। एक्चुअली वर्क डन का जो जनरल डिफिनेशन होता है, वर्क डन इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बोले तो फोर्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या होता है, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, चेंज इन एरिया ले लेते हैं हम लोग, प्रेशर इनटू एरिया हो गया फोर्स, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या हो गया, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल लेना है, मान लो ये डेल एस है, तो अब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, वॉल्यूम, तो ये हो गया P, और वॉल्यूम को लिखे हैं V से, तो P डेल V, है ना। दैट इज इस फॉर्म में लिखे हम लोग, तो डेल W एक्चुअली वर्क डन बराबर होगा P डेल V। प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में यदि वर्क को लिखेंगे तो वर्क को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, और ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है ना। यदि वर्क डन होगा गैस के केस में तो वर्क डन इज गिवन बाय डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल वी, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल वी। ये कॉमन फार्मूला है ये जो कि हम लोग यूज करेंगे हर जगह, चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो या एडियाबेटिक प्रोसेस हो। मेन जो फार्मूला है ये, एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकली लिखे तो डेल क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू, कहाँ यूज होगा, ये दो काम करेगा, कर सकता है
चेंज इन इंटरनल एनर्जी कर सकता है और वर्क डन करेगा। एंड वर्क डन इज गिवन बाय व्हाट, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल वी, वर्क डन इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि डेल क्यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल यू प्लस पी डेल वी, यानी वर्क डन का भी ये फॉर्मूला है। और एक हम लोगों ने बेसिकली देखा था व्हाट, डेल क्यू, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, है ना। यानी जो भी हीट सप्लाई होगा वो हीट कहाँ कहाँ यूज होगा, वो हीट यूज हो सकता है या तो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, वर्क डन करेगा, या हो सकता है कि इंटायर जो भी हीट दिया वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो जाए, या इंटायर हीट यदि डेल यू जीरो है तो वर्क डन में हो जाए, है ना। सो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और वर्क डन को अपन इस फॉर्मूले में एक्सप्रेस करते हैं इस वे में, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल वी, ठीक है। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो जैसे एप्लीकेशन देखें कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जैसे निकालना हो, चलिए तो हम लोग फिर आगे बात करते हैं। चलिए अनदर थिंग दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी भी हम लोगों ने बात की थी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या इसको सिंपली स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय, हम लोगों ने डिस्कस किया था, एस, स्मॉल एस से यदि इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एस इज इक्वल टू व्हाट, 1/m नॉट डेल क्यू अपॉन डेल टी, ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल टी, ये था स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया था। एक्चुअली जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो क्वांटिटी ऑफ हीट Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी, है ना। यहाँ डेल क्यू लिख दें, क्वांटिटी ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास था, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर था, ठीक है। यहाँ से ये फॉर्मूला आया था डेल क्यू इक्वल टू एम एस डेल टी, यहाँ से ये जो एस है दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड गिवन बाय एस इज इक्वल टू 1/m डेल क्यू बाई डेल टी, ठीक है। तो ये कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। और ये डिपेंड किस पर करता है, एक्चुअली नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी स्पेसिफिक हीट डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट होगा, है ना। स्पेसिफिक हीट डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट होगा, जैसे एल्युमिनियम है इसका अलग होगा, है ना, कॉपर का अलग होगा, ठीक है, टंगस्टन का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपली स्पेसिफिक हीट ये डिपेंड करता है नेचर पर एंड टेम्परेचर पर, एस इक्वल टू दिस अपॉन डेल टी है, ये टेम्परेचर, नेचर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या जिसको रेसिस्टिविटी कहते थे वो नेचर टेम्परेचर पर डिपेंड करता था, उसी तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट ये डिपेंड करता है नेचर एंड टेम्परेचर पर। और यूनिट की बात करेंगे, अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट 1/m, है ना, तो पर केजी हो गया, डेल क्यू यानी जूल, तो हो गया जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये होता है एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। दिस इज द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, क्लियर। यदि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स में यदि एक्सप्रेस हो रहा है, हम लोगों ने क्या देखा था, S इज इक्वल टू व्हाट, 1/m डेल क्यू अपॉन डेल टी, ठीक है। उसी तरह हम लोग डिफाइन करते हैं एक्चुअली हीट कैपेसिटी पर मोल, हीट कैपेसिटी पर मोल, या जिसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहा जाता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं,
मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एम की जगह क्या होगा, म्यू। म्यू क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। देन डेल क्यू अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ये कहलाता है एक्चुअली मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपली मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और ये जो सी है मोलर स्पेसिफिक हीट, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, है ना। और टेम्परेचर, नेचर एंड टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये उस कंडीशन या प्रोसेस पर भी डिपेंड करता है जिस पर कि हीट सप्लाई किया जा रहा है ना। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी नेचर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट द प्रोसेस और कंडीशन पर भी डिपेंड करता है जिस कंडीशन में हीट सप्लाई किया जा रहा है ना। इसलिए ये जो है स्पेसिफिक, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये दो तरह के होते हैं, है ना। दिस इज ऑफ टू टाइप्स, Cp and Cv. That is molar specific heat capacity at constant pressure and molar specific heat capacity at constant volume. ये दो तरह का होता है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर को कांस्टेंट रख के हीट सप्लाई किया, जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के किया तो वो कहलाता है या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो दो तरह के ये होते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये दो तरह का होता है ना। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्चुअली एक ग्राफ, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर का, जो ओल्ड यूनिट है एक्चुअली हीट का जो ओल्ड यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन यूनिट भी बोल सकते हैं, अभी भी यूज हो रहा है, कैलोरी होती है। हीट की जो पुरानी यूनिट है वो कैलोरी है ना। और 1 कैलोरी को डिफाइन भी करते हैं। 1 कैलोरी क्या है, 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सी, है ना। क्योंकि Q बराबर क्या देखा था हम लोगों ने, Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी, एम एस डेल टी, ठीक है। तो Q है हीट की यूनिट, एक्चुअली सीजीएस यूनिट की तरह है। तो डेल Q 1 कैलोरी हो जाएगा, कब, जब मास 1 हो। तो 1 ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ वाटर क्यों बोला, वाटर का सीजीएस यूनिट में जो स्पेसिफिक हीट होता है वो नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पर कितना होता है, 1 होता है ना। तो वाटर बोल दिया तो S1 हो गया, डेल टी 1 डिग्री सी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सी। सो 1 कैलोरी को डिफाइन करते हैं एक्चुअली, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of water बोल दिया तो क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट 1 होता है ना। तो required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree C, इसको बोलते हैं 1 कैलोरी, ठीक है। और अगर मोर प्रिसाइजली डिफाइन करें कैलोरी को तो अनदर वे में इसको डिफाइन करते हैं, है ना। यदि ग्राफ देखें अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ये एक्चुअली वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो इसका ग्राफ कुछ यूं होता है, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको लिया अपन ने अलोंग वाई एक्सिस, है ना, और टेम्परेचर को लिया टेम्परेचर
ये डिग्री सेंटीग्रेड में है दिस साइड, और ये भी एस को लिया सीजीएस यूनिट में, दैट इज इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये यूनिट स्पेसिफिक हीट के लिए। तो ग्राफ का नेचर कुछ यूं होता है ना? ऐसा आएगा ग्राफ और फिर ऐसा बढ़ेगा, है ना। और यहाँ पे स्केल ले लिया है एक्चुअली, है ना। ये मान लो 0 है, 20 है, यहाँ पर 40 है, लाइक दैट। और ये ले लिया अपन ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर है ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और ये एक्चुअली स्टार्ट है 0.996 से, है ना। तो ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा वेरिएशन होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर के बीच में। देख रहे हैं हम लोग, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्चुअली ये रफली अगर लिखें ये 20 है, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और ये 100 लाइक दैट, है ना। तो जैसे 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 इस साइड आ रहा है अपन, क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी घट रही है ना। एस इज इक्वल टू क्या था, एस इज इक्वल टू 1/m डेल क्यू बाई डेल टी। यहाँ से भी देख सकते हैं एस इज इक्वल टू वाट, 1/m डेल क्यू बाई डेल टी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एस का वैल्यू क्या है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। उसके बाद फिर टेम्परेचर के बढ़ने से इसका वैल्यू बढ़ता है ना, वाटर के केस में। तो यदि प्रिसाइज डेफिनेशन दें इसका तो ऐसे बोलते हैं, 1 कैलोरी को जो डिफाइन करते हैं एक्चुअली, 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज 1 कैलोरी is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 14.5 ऐसे क्या बोला, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से रेंज करने, बट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में थोड़ा हीट, हालांकि थोड़ा सा ही चेंज होगा, स्लाइट चेंज होगा, बट एक्यूरेट यदि प्रिसाइज डेफिनेशन बोलते हैं 1 कैलोरी का तो ये होता है, दिस इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 to 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 4186, है ना, एसआई यूनिट में, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। और अगर इसको ग्राम में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 4.186, या इसको 4.2 भी लिखते हैं, जूल पर ग्राम पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर केल्विन, या इसको रफली 4.2 भी लिखते हैं, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। बात आई समझ में। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग ऐसे, इसका वैल्यू ये होता है और ये टेम्परेचर और नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कशन करते हैं, टिल दैट थैंक यू, हैव अ गुड डे।